गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 28 फरवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि अब जो कर्नाटका के सीएम है ना, उन्होंने यहाँ पर जो अमित शाह जी का बयान था डीलिमिटेशन के ऊपर, उसको काफ़ी कंडेम किया है। दोस्तों, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने डीलिमिटेशन के बारे में बात करी थी एंड उन्होंने ये बताया था कि साउथ की स्टेट्स हैं, उनको नुकसान नहीं होगा। राइट। अब ये काफ़ी वेग स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों ने बोला, चाहे उसमें तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे या अब कर्नाटका के सीएम ने बोला कि उन्होंने ये तो बोल दिया कि साउथ की सीटें कम नहीं होगी, पर अगर नॉर्थ की सीटें बढ़ गई तो क्या साउथ को दिक्कत आएगी नहीं आएगी, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं करी है। एंड जिस वजह से काफ़ी सारी सदर्न स्टेट्स के अंदर ये काफ़ी एक बड़ा हंगामा हमें आज के समय देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि जो हिंदी है ना, उसकी वजह से बहुत सारी जो एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं, वो अपने आप में खत्म हो गई हैं। तो उन्होंने यहाँ पे सेंटर को भी बोला कि जो सरकार की कोशिश है कहीं न कहीं रीजनल लैंग्वेजेस को दबाने की, वो काफ़ी गलत है। तो ये कुछ चीज़ें भी चल रही हैं यहाँ पे, इस तरह की पॉलिटिक्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, राइट? तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। डेट है आज की 28 फरवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहले टॉपिक से अगर हम स्टार्ट करें तो पहला टॉपिक हमारा है NAAC के रिगार्डिंग, दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। दरअसल में अभी थोड़ी इसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिस वजह से NAAC ने ना अपने जो 900 पीयर असेसर्स थे, उनको हटा दिया है। एक्चुअली ढंग से वैल्यूएशन नहीं हो रहा था, कुछ इरेगुलरिटीज आ रही थी, इस वजह से यहाँ पर इनको हटाया गया है। बट एनीवेज, हम समझते हैं कि आखिर NAAC होता क्या है। देखो, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की बात करें ना, सबसे पहली बात ये यूजीसी के अंतर्गत, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंतर्गत आपको एक ऑटोनमस बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, वो अपनी तरफ से ना एक रिपोर्ट भेजते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टडी रिपोर्ट। अपने बारे में वो बताते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है, राइट, उसके टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। फिर बाद में क्या होता है, ये जो भी डेटा देते हैं ना, बाद में वो जो डेटा होता है वो NAAC की जो टीम्स हैं, वो आती हैं, वो चेक करती हैं कि क्या हाँ वाकई में वहाँ पे वो क्वालिटी है या नहीं है। तो ये जो क्वालिटी स्टेटस को असेस करना होता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, वो NAAC के द्वारा यहाँ पे देखा जाता है। अब इसको 1994 के अंदर फॉर्म किया गया था, जब हमारी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है 1986 की, उसके रिकमेंडेशन के द्वारा एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन के द्वारा इसको यहाँ पे 1994 के अंदर यहाँ पे बनाया गया था। अब आप नोटिस कर पाओगे, जैसे इसका असेसमेंट प्रोसेस रहता है, प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है सारा कुछ, एंड जो वैलिडेशन होता है ना, एक्रेडिटेशन का वैलिडेशन होता है, वो 5 साल के लिए मान्य होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपको एक्रेडिटेशन मिल सकती है AA++ से लेकर D के बीच में। D का मतलब होता है नॉन एक्रेडिटेशन, यानी कि NAAC ने उसको एक्रेडिटेशन दिया ही नहीं है, यानी कि हो सकता है वहाँ पे करिकुलर एस्पेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, इनोवेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये अच्छे नहीं होंगे, तभी उसको खराब एक्रेडिटेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर देखने को मिल जाएंगे एंड डिफरेंटली यहाँ पर अलग अलग आपके मल्टी लेयर्ड एवेल्युएशन होता है, यानी कि ग्रेड देने के लिए कि A++ देना है या कौन सा ग्रेड देना है, उसके लिए अलग अलग मेथड्स इनके पास देखने को मिल जाते हैं। जो यूजीसी के चेयरपर्सन होते हैं, वही NAA की जनरल काउंसिल के आपको चेयरपर्सन देखने को मिल जाएंगे, इसके प्रेसिडेंट देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे NAAC के बारे में जो आपको पता होने चाहिए थे। क्या कोई और भी तरीका है जिसके माध्यम से हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की असेसमेंट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। बहुत ही फेमस आप लोगों ने NIRF रैंकिंग्स के बारे में सुना होगा। ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा दिया जाता है, जहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है। जैसे कई बार आप लोग सुनते हो ना कि ये वाली IIT टॉप के ऊपर है, ये वाला द हिंदू कॉलेज टॉप के ऊपर है, इस तरह से मतलब किसी का रैंक 1 है, किसी का रैंक 2 है ना, वो सब सुनते रहते हो ना, वो सब NIRF की रैंकिंग्स ही होती हैं। दरअसल में NIRF रैंकिंग्स 2015 में लॉन्च करी गई थी एंड उसी तरह से हर साल यहाँ पे इनको रिलीज किया जाता है। इनमें भी 5 पैरामीटर्स देखे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज वहाँ पे कैसे हैं, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस दी जाती है 30%, फिर ग्रेजुएशन आउटकम्स हो गया, राइट, फिर आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड लास्टली है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का परसेप्शन कैसा है लोगों के दिमाग के अंदर। ये सारी चीज़ देखने के बाद उसको फिर रैंकिंग दी जाती है। इसमें ओवरऑल रैंकिंग दी जाती है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी को अलग रैंकिंग, कॉलेजेस, डिसिप्लिन स्पेसिफिक, जैसे इंजीनियरिंग में कौन टॉप पे है, मैनेजमेंट में कौन टॉप पे है, फार्मेसी, लॉ, इस तरह अलग अलग हम यहाँ पे डिसिप्लिन्स के अंदर रैंकिंग्स यहाँ पे बताई जाती हैं।
इस बार का जो था ना 2024 का, उसमें यहाँ पे स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज को भी इंक्लूड किया गया। तीन मतलब नई कैटेगरीज थी, उनमें एक था स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, एक था आपका ओपन यूनिवर्सिटी, एक था स्किल यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड लास्टली इनोवेशन रैंकिंग को भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया था NIRF फ्रेमवर्क के बारे में। तो ये बातें हमने डिस्कस करी कि असेसमेंट NAAC भी देखने को मिल जाता है, और रैंकिंग से कॉन्टेक्स्ट में हमने NIRF को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो नॉर्वे के अंदर ना आपको स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट देखने को मिलेगा। वॉल्ट पता क्या होता है? वॉल्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो दरअसल में जैसा इसका नाम में ही है, ये सीड वॉल्ट है, यानी कि यहाँ पे हम सीड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके जो फूड क्रॉप सीड्स होते हैं। क्यों सर, क्या प्रोटेक्ट करने की उनको जरूरत क्या आ गई? देखो आगे जाके हो सकता है ना हमारी जो क्रॉप डाइवर्सिटी है किसी भी कारण की वजह से खत्म हो सकती है, राइट? चाहे वो कुछ बहुत बड़ा लॉस हो जाए, अचानक से एक ही दिन में लॉस हो जाए, कुछ भी, वॉट एवर इट कैन बी एनीथिंग, कोई डिजास्टर आ जाए, या फिर कोई इस तरह से हमने अपनी फूड सिस्टम के अंदर चेंजेस कर दिए कि जो ट्रेडिशनल फूड सिस्टम से वो खत्म ही हो गए। तो हमें क्रॉप डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ना ये स्वालबार्ड के अंदर आपको ये ग्लोबल सीड वॉल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, इसको 14,000 से भी ज़्यादा नए फूड सैंपल्स यहाँ पे मिलने जा रहे हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। बट अदरवाइज अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, तो लगभग हर कंट्री के यहाँ पे आपको सीड वॉल्ट के अंदर आपको सैंपल्स देखने को मिल जाएंगे। 2008 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था स्वालबार्ड के अंदर, जो कि नॉर्वे के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से एक बैकअप स्टोरेज होता है आपके सीड सैंपल्स का, ताकि नेचुरल डिजास्टर, वॉर और किसी अलग इवेंट से इनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा पाए। तो नॉर्वे ही इसको ओन करता है। एंड बहुत सारे अलग अलग एंटिटीज है, जैसे कुछ आपकी एनजीओज वगैरह भी हैं जो साथ में मिलकर इसको यहाँ पे ऑपरेट करती हैं। अब एक बात आपको ध्यान में पता क्या रखनी है, कि ये ऑपरेट करती हैं अंडर द ब्लैक बॉक्स कंडीशन। व्हाट इज ब्लैक बॉक्स कंडीशन? कि यानी कि जो भी एक कंट्री ने कोई सामान रखा है ना, वो वो ही ऐसा है कंट्री जो उसको विड्रॉ कर सकता है। मतलब कोई दूसरी कंट्री आके उसको अपनी मर्जी से विड्रॉ नहीं कर सकती। इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स कंडीशन। बाकी अगर हम बात करें ना इस पर्टिकुलर सीड वॉल्ट की, तो आज के समय आप नोटिस कर पाओगे कि वैसे तो इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 4.5 मिलियन अलग अलग क्रॉप्स की वैरायटीज को यहाँ पे स्टोर कर सकता है। एंड हर क्रॉप वैरायटी के लगभग 500 सीड्स हो सकते हैं। तो नोटिस कर पाओगे कि इस पर्टिकुलर जो वॉल्ट है, इसके अंदर 2.5 बिलियन सीड्स को यहाँ पे स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी है। ये अपने आप में बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आप अंडरस्टैंड कर पाओगे -18 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इसको यहाँ पे रखा जाता है, ताकि वो प्रॉपरली सेफ रहें सीड्स। ठीक है, ऐसा ना हो कि सीड्स खराब हो जाएं। तो लंबे समय तक वायबल रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनको परमाफ्रॉस्ट कर देते हैं, ताकि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाए एंड अकॉर्डिंगली सीड्स प्रिजर्व रहें। इनको प्रॉपर ढंग से सील एंड पैक किया जाता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। क्या भारत में कोई जीन बैंक है? आंसर इज यस। हमारा भारत में ना एक जीन बैंक तो आपको देखने को मिलेगा ही, वो है नई दिल्ली के अंदर, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इसको 1996 में स्टैब्लिश किया गया था। इसमें आप नोटिस कर पाओगे 0.47 मिलियन यूनिट ऑफ अलग अलग हमारे जर्माप्लाज्म एंट्रीज, जैसे आपका सीरियल्स, मिलेट, इनको हम यहाँ पे होल्ड करते हैं। क्या हम, अगर आपने करंट अफेयर रेगुलरली फॉलो किया होगा, तो मैंने डिस्कस भी किया था कि इस बार के बजट के अंदर बात हुई है दूसरा नेशनल जीन बैंक बनाने के लिए, राइट? तो इसी बार के बजट में इसको अनाउंसमेंट भी किया गया था। तो जो भी हमारे इंडियन सीड वॉल्ट है चांगला लद्दाख के अंदर, उसके एफर्ट्स के साथ अलाइन करता है, और जो स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है ना, उसी के एफर्ट्स का इस तरह से अलाइन करते हुए हम सेकंड नेशनल जीन बैंक यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा माउंट फेंटाल के बारे में। थोड़ा सा इसकी ना आप लोकेशन समझने की कोशिश करना। ये आप लोगों ने सुना होगा ना, एडिस अबाबा। कहाँ है ये एडिस अबाबा? बहुत ही फेमस है। ये आपको इथियोपिया के अंदर देखने को मिलेगा, राइट? एंड इसी के पास में आप नोटिस कर पाओगे ये है माउंट फेंटाल। ये आपका क्या है? दिस इज अ वॉल्केनो, ठीक है। पर इसमें ना इरप्शन कभी खास कोई होती नहीं है। पर अभी अगर हम बात करें ना, अभी इसमें इरप्शन देखने को मिली। अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, जो पिछली इरप्शन हुई थी वो 1820 के अंदर हुई थी, 1820 के अंदर। पर अब यहाँ पे इरप्शन हुई है, एंड यहाँ पर ना इससे बहुत मैसिव लेवल के ऊपर मीथेन प्लूम्स हमें यहाँ से रिलीज होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब इतना कंसर्निंग बात क्यों है ये? देखो पहली बात तो 1820 में हुआ था, अब लगभग 205 साल के बाद ये इवेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसीलिए एक तो बात है। दूसरा, जब कभी वॉल्केनो आता है, वॉल्केनो रिलीज हो, क्या रिलीज करता है? एक तो सर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर वेपर वगैरह हो गया वो रिलीज होते हैं। क्या आपने मीथेन का सुना है कि मीथेन रिलीज होती है? देखो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइम्स रिलीज होती है, वरना मीथेन रिलीज नहीं होती है एक वॉल्केनो से।
तो यहाँ पर वॉल्केनो से कैसे ये मीथेन आ रही है? देखो मीथेन का कारण अभी भी समझ नहीं आया, पर हो सकता है कि ऐसा हो कि जो आपका डीप अंडरग्राउंड मैग्मा मूवमेंट है ना, उसकी वजह से कोई ना कोई गैस डिपॉजिट ओपन हो गया हो, जिस ओपन होने की वजह से जो मीथेन है वो इस पर्टिकुलर नैरो वेंट के थ्रू यहाँ पर रिलीज होती हुई देखने को मिली। और ये अपने आप में बड़ी चिंताजनक विषय है। क्यों चिंताजनक है? क्योंकि आप नोटिस करोगे मीथेन क्या है? मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना ज्यादा आपका जो हीट है उसको ट्रैप करती है ओवर द टाइम ऑफ 100 ईयर्स। एंड अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वो तो कौन है? वो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। पर सेकंड लार्जेस्ट जो कंट्रीब्यूटर है वो आपको मीथेन ही देखने को मिल जाएगा। तो ये अपने आप में काफी अनयूजुअल चीज आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा ये कैसा वॉल्केनो है? तो ये आपका एक स्ट्रेटो वॉल्केनो आपको देखने को मिल जाएगा। स्ट्रेटो वॉल्केनो दरअसल में आपके लंबे होते हैं, इनकी जो शेप होती है वो आपको कोनिकल बेस्ड आपको शेप आपको देखने को मिल जाती है। इनकी जो पीक होती है ना, पीक, वो इनकी पीक काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती है बाकी और चीजों के कंपैरिजन में। जैसे शील्ड वॉल्केनो की तो बिल्कुल आपकी बहुत ही कम पीक होती है, यहाँ पे स्ट्रेटो वॉल्केनो की अच्छी खासी पीक होती है। तो ये जो आपका माउंट फेंटाल है ना, ये आपका स्ट्रेटो वॉल्केनो ही आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको इथियोपिया के अवाश नेशनल पार्क में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ बातें थी, बाकी इसके अलावा ये डेटा तो नहीं याद रखना कि कितने मेट्रिक टन रिलीज कर रहा है, पर हाँ बहुत ज्यादा यहाँ पे मीथेन यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो दिस इज वाई दिस पर्टिकुलर इवेंट इज इन न्यूज। अगले टॉपिक पे आते हैं एंड स्फेयर एक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्या है स्फेयर एक्स? देखो स्फेयर एक्स को अंडरस्टैंड करना, स्फेयर एक्स की फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स इपॉक ऑफ रियोनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर। दरअसल में नासा इसको यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा है आज 28 फरवरी 2025, यानी कि आज ये लॉन्च होगा स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। अब है क्या ये चीज? व्हाट एग्जैक्टली इज स्फेयर एक्स? इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो स्फेयर एक्स ना दरअसल में आपका क्या है, एक तरह की आपका ये आपकी टेलीस्कोप है, राइट? इसके माध्यम से हम क्या करेंगे? इसके माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी एंटायर स्काई है, हम उसका एक डिटेल्ड इंफ्रारेड मैप यहाँ पे हमारे सामने हो। अब इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से हमें यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में पता लगेगा, प्लस एट द सेम टाइम हमें कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बारे में पता लगेगा। व्हाट एग्जैक्टली इज कॉस्मिक इन्फ्लेशन? देखो आप लोग जानते होंगे 14 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था? सर बिग बैंग, है ना? याद है आपको? बिल्कुल। तो वो कैसे हुआ, किस तरह से यूनिवर्स बहुत तेजी से आपका एक्सपैंड हुआ, तो वो सब चीजें हमें थोड़ा सा एक आइडिया लगने लगेगा कॉस्मिक इन्फ्लेशन की स्टडी के माध्यम से। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे हमारा कॉस्मिक इन्फ्लेशन। इसके अलावा क्या आने वाले समय के अंदर कोई ऐसे रीजन्स हैं स्काई के अंदर, अलग अलग जो रीजन्स हैं जहां पर आपकी लाइफ हो सकती है, लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। प्लस इसी टेलीस्कोप के माध्यम से हम लार्ज स्केल डेटा को हम यहाँ पे गैदर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम थोड़ा सा मीनिंगफुल पैटर्न यहाँ पे बना पाए। हम ये देख पाएं कि इज लाइफ पॉसिबल बियॉन्ड अर्थ और नॉट। उसको देखने के लिए ये सब चीजें यहाँ पे करी जा रही हैं। अब आपने ना कई बार न्यूज में सुना होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो थी ना, ये तो अलग चीज थी, ये तो टेलीस्कोप थी। ये जो आपकी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप थी ना, ये तो फोकस करती थी कहीं ना कहीं स्पेसिफिक डीप स्पेस रीजन के ऊपर। पर स्फेयर एक्स ना ब्रॉड सर्वे करेगा, कहीं ना कहीं नोटिस करेगा अलग अलग तरह के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को। उसके माध्यम से हम स्काई को अच्छे से मैप कर पाएंगे। कॉस्मिक इन्फ्लेशन जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से बिग बैंग फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, उसके बाद से कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, वो सब हम सब स्टडी कर पाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम हम अलग अलग बायोजेनिक मॉलिक्यूल जैसे पानी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये इनको भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये सब चीजें समझ पाएंगे। उसके माध्यम पे हम देख पाएंगे कि क्या कहाँ पे धरती पे, मतलब धरती के अलावा और कहाँ कहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो डेफिनेटली नासा एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेने जा रहा है यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को समझने के लिए यूजिंग स्फेयर एक्स। तो ध्यान रखिएगा ये नासा का प्रोजेक्ट है, राइट? तो नासा का एक और मिशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज नासा पंच मिशन। अब ये क्या है पंच? देखो पंच मिशन की जब हम बात करते हैं ना, तो इट स्टैंड्स फॉर पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो आप लोग ना सन के बारे में समझते होंगे, सूरज के बारे में, और आपने जब सन के बारे में पढ़ा तो आपने यहाँ पर कोरोना के बारे में भी पढ़ा होगा, है ना? जब हम कोरोना को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम समझते हैं सन के साथ साथ, राइट? अब एक जो चीज आप साथ में एक और चीज पढ़ते हो वो होता है हीलियोस्फेयर के बारे में। किसके बारे में? हीलियोस्फेयर के बारे में। दरअसल में ना हीलियोस्फेयर आपके सूरज के आसपास का एक एरिया होता है, जहां पर आपको सोलर विंड्स हो गया, आपके मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन, इससे पूरा ये भरा रहता है। इसको बोलते हैं हीलियोस्फेयर। अब हम पता क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सन का जो कोरोना है उसको स्टडी करना, ठीक है, आउटर मोस्ट जो पार्ट हो गया।
एंड सन का जो हीलियोस्फीयर है उसको स्टडी करना। और कैसे स्टडी करेंगे? पोलैरिमेट्री से। दरअसल में ना आपने पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में सुना होगा। जब मैं बात करता हूँ पोलराइज्ड लाइट की, ये बात करता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक सर्टेन डायरेक्शन में होती है, राइट। और अगर ये सर्टेन डायरेक्शन में ना हो, अलग अलग डायरेक्शन में ऑसिलेट करे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको अनपोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। तो पोलैरिमेट्री को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ताकि हम कोरोना एंड हीलियोस्फीयर को यहाँ पे स्टडी कर पाएं। दिस इज द फोकस। तो पहला मिशन होने जा रहा है जो पोलराइज्ड लाइट को स्टडी यूज करेगा फॉर 3D स्टडी, एंड इससे कहीं ना कहीं सन के एटमॉस्फेयर, स्पेस वेदर के बारे में हमें चीजें पता लग पाएंगी। अब एक चीज आप लोग सुनते होंगे ना जब हम बात करते हैं सन और अर्थ के इंटरेक्शन की, दैट इज CME। आप लोगों ने सुना होगा कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है? देखो, सूरज की तरफ से आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है, प्लाज्मा है, वो इजेक्ट होता हुआ एक बड़ा बर्स्ट आपको देखने को मिलता है, राइट। और जो धरती की आपको जो मैग्नेटिक शील्ड है वो आपको इस चीज से बचाती है। अगर मान लो कोरोनल मास इजेक्शन अगर धरती पे पहुंच जाए, ये कहीं ना कहीं धरती की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, एंड उस वजह से जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स की वजह से ही कई बार आप लोग सुनते हो ना, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस हो गया, जो साउथ हेमस्फीयर के अंदर देखने को मिलता है, ऑरोरा बोरियोलिस हो गया, वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको नदर्न लाइट्स, सदर्न लाइट्स है ना, ये सब देखने को मिल जाती हैं। ये इसके पीछे का कारण है, आपका कोरोनल मास इजेक्शन ही हमें देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे इसके माध्यम से। स्पेस एक्स इसको लॉन्च करेगा आज के दिन ही, एंड हम इस चीज़ों को हम अच्छे से, जो नासा है बेसिकली, वो स्टडी करेगा। तो यहाँ पर टोटल 4 स्मॉल सैटेलाइट्स यहाँ पे साथ में मिलकर काम करेंगी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। 2 साल का ये मिशन रहने जा रहा है, जो कि सन को स्टडी करेगा, सोलर विंड्स को, कोरोनल मास इजेक्शन को, फॉर्मेशन देखेगा कैसे कैसे चीज़ें फॉर्म हुई हैं सोलर विंड्स, एंड अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें कैसे स्पेस वेदर को इफेक्ट करती हैं, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को, GPS को, उसकी स्टडी यहाँ पे इसके माध्यम से करी जाएगी। तो 4 कैमरास भी हैं यहाँ पे, जिसके माध्यम से हमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पता लगती रहेंगी सन के कोरोना की, एंड उसके माध्यम से हम चीज़ें यहाँ पे स्टडी कर पाएंगे। एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, दैट इज नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, NASMSR। देखो, नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। पहली बात तो है एंटी शिप। एंटी शिप का मतलब क्या होता है? लेट अस से हमें किसी शिप को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के अंदर ये आपकी मिसाइल जो है यहाँ पे मदद करेगी, और ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है। डेफिनेटली इसका जो ना आपका प्रिसीजन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, टारगेट को प्रिसाइजली जाके यहाँ पे हिट करेगी। तो दरअसल में DRDO एंड आपकी जो भारतीय नेवी है, इन्होंने इसको यहाँ पे सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया है एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा के अंदर। अब इसमें आप नोटिस कर पाओगे ये आपकी DRDO की तरह यहाँ पे बनाई गई है, एंड एनिमीज को यहाँ पे आराम से ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो मिसाइल को लॉन्च किया जाता है एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से, एंड फिर शिप को आपके वो आके जो मिसाइल है वो प्रिसाइजली यहाँ पे हिट कर देती है। बहुत अच्छे यहाँ पे इसकी प्रोसीजन आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको गाइडेंस सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जैसे आपका इंडिजीनियस इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, ये मिसाइल को टारगेट तक लेके जाती है। अगर मान लीजिए बीच में कहीं पर मान लो कि टारगेट को चेंज भी करना हो गया, मतलब टारगेट इधर उधर हो गया, तो जो आपकी मिसाइल है उसको भी थोड़ा बहुत हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, एंड वो जाके वो प्रिसाइजली उसको हिट करेगी। इसके अलावा इसके अंदर मिड कोर्स नेविगेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि फ्लाइट पाथ को एक्यूरेटली यहाँ पे दिखाता है, एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, जैसे आपका 2 वे डेटा लिंक, यहाँ पे रियल टाइम इमेजेस यहाँ पे ट्रांसमिट करता है मिसाइल के कैमरा से, ताकि पायलट अगर मान लो कुछ एडजस्टमेंट करने हो तो वो एडजस्टमेंट भी यहाँ पे कर पाए। तो काफी अपने आप में एडवांस चीज यहाँ पे बनाई गई है DRDO के द्वारा, एंड इसको हमने सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट भी कर लिया है। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ। यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक तो घड़ियाल के बारे में था, यहाँ पर कह रहा है IUCN स्टेटस का वल्नरेबल है, नहीं, इसका IUCN स्टेटस आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने को मिलता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। कैग की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि कैग जो है वो इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट कर सकता है वॉलेटिंग द्वारा, नहीं। मैंने डिस्कस किया था कैग की लिमिटेशंस के अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती। आगे जाके हाँ उनकी रिपोर्ट्स वो आएंगी, उसके ऊपर फिर चीज़ें होंगी, वो एक अलग बात है, पर डायरेक्टली प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। बैटल ऑफ करनाल की बात करें, ये आपका एम्पर जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, और साथ साथ आपके पर्शियन एम्पायर जो था नादिर शाह, उसके द्वारा यहाँ पे इनके बीच में बैटल हुई थी। यस, दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।